नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 1 दिसंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज के इस लेक्चर को हम शुरू करें उससे पहले हर बार की भांति एक बार स्लाइड को देख लेते हैं, पीपीटी को, कि आज किन विषय वस्तु को हम किस प्रकार से शामिल करने वाले हैं। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले एड्स से संबंधित एक खबर के बारे में पढ़ेंगे जो क्यों आया है, क्या कंटेक्स्ट है, देखेंगे हम। फिर पहले ऐसे आए हुए प्रश्नों को हमने लगाया है। उसके बाद एड्स के बारे में परिचय लिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। उसके बाद आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया गया है जिसको आप हल कर सकते हैं। दूसरा न्यूज हमारा रहेगा इंडियन एक्सप्रेस के पेज 11 से, जो ईवीएम के बारे में है। तो इससे संबंधित पहले कुछ प्रश्न आए हैं, उनको हमने लगाया है और इससे संबंधित कुछ तथ्यों को आपको पढ़ाया जाएगा जिस पर संबंधित अभ्यास प्रश्न आपको दिया गया है जिसको आप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग मुख्य परीक्षा से संबंधित एक खबर लेंगे जो राजकोषीय घाटे और वित्तीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। और इस तरीके से आज के इस लेक्चर को हम कवर करेंगे। तो आज के पीपीटी में इतनी बातें शामिल हैं। अब हम आज के इस लेक्चर को शुरू करेंगे जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में क्योंकि मैंने आपको पीपीटी पहले ही दिखा दिया तो आपको ये क्लियर हो गया है कि लेक्चर की रूपरेखा क्या होने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम एड्स रोग से संबंधित खबर को पढ़ेंगे और एक ईवीएम से संबंधित खबर को पढ़ेंगे। और मुख्य परीक्षा के लिए हम राजकोषीय घाटा और एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित विषय वस्तु को पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं आज की पहली खबर को। आज की जो पहली खबर है वो द हिंदू के पेज नंबर 22 पर है, साइंस पेज पर है बोल सकते हैं हम। और इसके साथ साथ ये दैनिक जागरण, इसके साथ साथ आज ही के पेपर में जाके देखेंगे आप तो दैनिक जागरण के पेज 8 पर भी आया हुआ है, पेज 8 पर भी ये दिया हुआ है संपादकीय के तौर पे छोटा सा, तो वहां भी आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने एक न्यूज इंग्लिश वाला यहां भी लगाया है। क्या कंटेक्स्ट है? तो इस कंटेक्स्ट में सीधी बात यह की गई है कि अभी एड्स को उन्मूलित करने का लक्ष्य जो रखा गया है 2030 रखा गया है। और इसी संदर्भ में ये बातें की गई हैं कि किस तरीके से एड्स को फैलने से रोका जा सकता है अगर हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करें। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके हम एड्स के प्रसार को रोक सकते हैं, इस पर ये बातें की गई हैं। तो अब हम समझते हैं कि अच्छा, इस न्यूज को आगे हम पढ़ें उससे पहले आप देख लीजिए कि ऐसे रोगों से संबंधित प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए ये आर्टिकल हमने शामिल किया है। अब एड्स के बारे में हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिए। एड्स के बारे में सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये क्या है। यहां से आपको ये चीजें देखनी है। अभी पढ़ने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या है? तो यह एक वायरस जनित संक्रामक रोग है, मतलब वायरस के द्वारा ये होता है और संक्रामक रोग है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। फैलने के कई तरीके हैं, अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद एचआईवी पॉजिटिव होना, ध्यान रखिएगा कि एचआईवी पॉजिटिव होना संक्रमण की शुरुआती अवस्था होती है। संक्रमण की शुरुआती अवस्था एचआईवी पॉजिटिव कहलाती है, लेकिन जब इसकी चरम अवस्था आ जाती है तो उसको हम एड्स बोलने लगते हैं, क्योंकि एड्स एक रोग है जबकि एचआईवी क्या है? एचआईवी वायरस है जिसके कारण ये एड्स नामक रोग होता है। अब बात है कि संक्रमण हेतु जिम्मेदार वायरस क्या है। तो इसके संक्रमण हेतु जिम्मेदार वायरस जो है उसका नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस,
जिसको HIV वायरस भी कहा जाता है। तो अभी जो आप यहाँ पे HIV पॉजिटिव देख रहे थे, मतलब इस वायरस का शरीर में उपस्थित होना अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये उपस्थित है तो उसकी शुरुआती अवस्था है ये, और जब वो चरम अवस्था तक पहुंचता है तो एड्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो जिम्मेदार जो वायरस है उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस। अब वायरस कई प्रकार के होते हैं, एडिनो वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है, कई प्रकार के वायरस होते हैं। अभी यहाँ पे बस इतना आप समझ लीजिए कि ये जो वायरस है ये क्या है, एक रेट्रो वायरस है, और इसलिए आप देखेंगे जो इसकी दवाइयां दी जाती हैं वो रेट्रो वायरल मेडिसिन दी जाती हैं। इस न्यूज में भी अगर आप जाके देखेंगे तो ART शब्द का प्रयोग किया है कई जगहों पर। तो ART शब्द किया है किसके लिए, एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी या मेडिसिन वगैरह के लिए, ध्यान रखिएगा। तो यह एक रेट्रो वायरस है जिसका अनुवांशिक पदार्थ RNA है। अनुवांशिक पदार्थ इसका DNA नहीं है बल्कि RNA है। आप ध्यान रखिएगा, कोविड के बारे में भी हमने पीछे कहीं पढ़ा है। कोविड जो है कोरोना वायरस, उसका भी अनुवांशिक पदार्थ क्या है, RNA ही है। और RNA क्या है, इसको जो नोबेल पुरस्कार की सीरीज वाला लेक्चर है मेडिसिन वाला, उसमें मैंने कवर किया है, जाके आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। अब संक्रमण के पश्चात यह शरीर में 6 से 10 वर्षों तक निष्क्रिय अवस्था में रह सकता है। मतलब तुरंत लक्षण दिखाए यह आवश्यक नहीं है, ये 6 से 12 वर्षों तक, 10 वर्षों तक क्या निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा। जब शरीर कमजोर होगा उसके बाद यह अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है सामान्यतः। अब बताती है कि वायरस की कार्यविधि क्या है, ये क्या करता है। तो ध्यान रखिएगा कि वायरस शरीर की हेल्पर टी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। हेल्पर टी कोशिकाएं, टी लिम्फोसाइट का नाम सुने होंगे आप, और नहीं सुने होंगे तो फिर मैं एक बार बोल रहा हूं कि हमारे इसी चैनल पर नोबेल पुरस्कार सीरीज के नाम से एक वीडियो श्रृंखला अपलोडेड है। उस वीडियो श्रृंखला में जाकर आप चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देखिएगा, वहां पे मैंने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है प्रतिरोधक क्षमता में। तो ये हेल्पर टी कोशिकाओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। फलस्वरूप संक्रमित शरीर में, जिस शरीर में ये चला गया है उस संक्रमित शरीर में प्रतिरक्षियों, एंटीबॉडी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, एंटीबॉडी। ये सारी बातें नोबेल पुरस्कार वाली मेडिसिन का जो लेक्चर है उसमें किया गया है। एंटीबॉडी का निर्माण प्रभावित हो जाता है, एंटीबॉडी निर्मित नहीं हो पाती हैं तो हमारे शरीर का रक्षा नहीं हो पाता है, और इस प्रकार शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी कमजोर हो जाती है कि अन्य छोटे रोग जैसे सर्दी, जुकाम एवं ज्वर भी रोगी को क्या कर सकते हैं, मृत्यु का कारण बन सकते हैं। तो वो खुद मारे ना मारे, इसमें व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता इतनी कमजोर कर देता है वो कि छोटी छोटी बीमारियां भी आके उसको इतनी बड़ा रूप ले लेती हैं कि व्यक्ति मृत्यु तक पहुंच जाता है। तो ये इसकी कार्यविधि है। और क्या थोड़ा समझना है आपको, तो संचरण की विधि या तरीके क्या हैं, क्योंकि यूपीएससी कई बार पूछ लेता है। आप देखे होंगे पहले पूछा था कि ये वाला एक विशेष कोई रोग था, उसमें बोला था कि किस तरीके से फैल सकता है, तो टैटू गोदवाने से या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए एड्स, ध्यान रखिए कि एड्स के संचरण की विधि क्या है। तो असुरक्षित यौन संबंध, अगर असुरक्षित यौन संबंध कोई बना रहा है तो कोई अगर एक व्यक्ति को ये डिजीज है, एड्स है, तो दूसरे को भी हो सकता है। दूसरा, कृत्रिम गर्भाधान। आपको पता है कि आजकल IVF का तकनीक चल रही है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जिनका, जिस दंपत्ति के बच्चे नहीं पैदा हो पाते हैं नॉर्मली, वो लोग IVF तकनीक का प्रयोग करते हैं। अगर उस IVF तकनीक में संक्रमित शुक्राणुओं और अंडाणुओं का प्रयोग कर लिया जाए तो जो शिशु बनेगा उससे, उस शिशु को एड्स बीमारी हो सकती है। अगला, संक्रमित अंगों के प्रत्यारोपण से। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है इस रोग से और उसके अंगों को किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो उसमें भी ये रोग हो सकता है। क्या है, नशीली दवाओं हेतु इंजेक्शन के प्रयोग से। जब इंजेक्शन के माध्यम से नशा करते हैं लोग, तो जिस प्रकार आप देखेंगे बीड़ी सिगरेट लोग पीते हैं तो एक बीड़ी से 2-4 लोग पी लेते हैं।
वैसे ही इंजेक्शन से, उसी इंजेक्शन से कोई एक व्यक्ति लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, तो इस तरीके से भी क्या हो सकता है, संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। गर्भावस्था के दौरान शिशु में भी इसके फैलने की आशंका रहती है, लेकिन यह आशंका शोध से पता चला है कि 25% तक ही होती है। और आजकल कुछ ऐसी दवाइयों का प्रयोग कर लिया गया है, ऐसी दवाइयां बना ली गई हैं कि जिसके प्रयोग से इसको 1% तक किया जा सकता है। मतलब बहुत कम चांसेस रहेगा कि गर्भस्थ शिशु में एड्स जाए अगर इन दवाइयों का हम प्रयोग करते हैं जो दवाइयां बनाई गई हैं। अगली बात क्या है कि इसके निदान या जांच की प्रक्रिया क्या है। कैसे कोई समझे कि उसको HIV हो गया है या HIV नहीं है, जांच कैसे कराए वो। तो निदान ध्यान रखिएगा, निदान मतलब उपचार नहीं, निदान मतलब होता है कि पता लगाना। डायग्नोस्टिक सेंटर आप खुले होंगे, देखेंगे डायग्नोस्टिक सेंटर खुले हुए हैं जो निदान केंद्र होते हैं, जहां पर सिर्फ जांच होता है कि कोई स्पेसिफिक बीमारी किसी व्यक्ति को है या फिर नहीं है। तो निदान या जांच की प्रक्रिया क्या है, एक तो एलिसा परीक्षण होता है, और इस एलिसा परीक्षण में यह HIV के परीक्षण की प्राथमिक विधि है। इसमें यदि संक्रमण पॉजिटिव आता है तो यह आवश्यक नहीं है कि एड्स है ही, ये कई बार गलत भी बता देता है। तो इसको कंफर्म करने की जरूरत पड़ती है, प्रमाणित करने की जरूरत पड़ती है, सत्यापित करने की जरूरत पड़ती है। और उसके एक नया जांच होता है जिसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। ये वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या होता है, तो ये एलिसा परीक्षण को प्रमाणित या सत्यापित कर देता है। अगर इसमें भी वही चीज पाया गया तो ये कंफर्म हो जाता है कि व्यक्ति को एड्स है। तो पहले कराया जाता है क्या, प्राथमिक जो टेस्ट है ये एलिसा परीक्षण, और एलिसा परीक्षण में अगर यस हो गया, पॉजिटिव आ गया, तो इस वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण के माध्यम से कंफर्म कर लिया जाता है कि एक्चुअल में उसको एड्स है या नहीं है। अब अगली बात आती है कि उपचार के इसके तरीके क्या हैं। तो उपचार का सबसे बढ़िया इसका तरीका क्या है, बचाव। आप इन चीजों से बचो, जितना बचाव रखोगे उतना बेहतर है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो अभी तक कोई सफल उपचार नहीं हुआ है, इसका कोई भी सफल विधि नहीं आई है। कई दवाइयां बना ली गई हैं, उन दवाइयों के प्रयोग से इम्यून सिस्टम को क्या किया जाता है, बूस्ट किया जाता है। वायरस को के वायरल लोड जो होता है, वायरस की जो संख्या है शरीर में, उसको कम करने का प्रयास जरूर किया जाता है, लेकिन इसका सफल उपचार अभी तक कुछ नहीं बना है। अब ये प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, हार्ट मतलब हाईली इफेक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। मैं अभी आपको बताया ART, तो एंटी ये क्या है, एक्टिव एंटी वायरल थेरेपी है। और इस थेरेपी का प्रयोग करके इसमें क्या होता है, एंटीवायरल दवाइयां दिया जाता है। उस एंटीवायरल दवाइयों के प्रयोग से जो वायरस का लोड है शरीर में उसको कम किया जाता है, और व्यक्ति का जीवन और लंबा हो जाता है, आसानी से वो अपना जीवन जी सकता है अगर इन दवाइयों का प्रयोग कर रहा है तो। वैश्विक स्तर पर 43 टीके परीक्षण के दौर में हैं। इसके लिए वैक्सीन भी बनाने का प्रयास काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 43 वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया में चल रही हैं, लेकिन अभी तक एक भी सफल नहीं हो पाई हैं। तो ये इसके उपचार की अभी स्थिति है। इसका उपचार का कोई एकदम एग्जैक्ट कोई उपचार हमारे पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसका बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है, और बचाव यही सब आपको दिमाग में रखना है कि इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। रक्त के माध्यम से भी जाएगा, रक्त आधान कर दिया गया किसी संक्रमित व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति में रक्त आधान कर दिया गया तो उसको भी एड्स हो सकता है। तो ये इसके जो संक्रमण के तरीके हैं या संचरण के जो विधियां हैं, इनसे बचाव का तरीका ही सबसे बेहतर इसका उपाय है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले पेज पर आता हूँ। अब इसके अगले पेज पर अगर हम आते हैं तो एड्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और समझ लेते हैं। एक तो इसका इतिहास थोड़ा सा माइंड में आ जाए। वैसे तो ये चिंपैंजी से मनुष्यों में आया है, और ये अफ्रीका में ऐसा देखा गया है कि चिंपैंजी से मनुष्यों में आया है। लेकिन मनुष्यों में पहली रिपोर्टिंग कब हुई है, तो देखिए इस रोग के बारे में सर्वप्रथम 1980 में अमेरिका में पता चला था, जब 2 समलिंगी व्यक्तियों में इसका संक्रमण हुआ था। समलिंगी अभी आप देख ही रहे हैं, कानून चल रहे हैं, कानून बनाने की बातें चल रही हैं। उसके बाद भारत में कब, तो भारत में 1985 में चेन्नई में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई थी।
तो ये थोड़ा सा इतिहास दिमाग में रखिएगा कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका में देखा गया, इंडिया में 1985 में। वैसे चिंपैंजी से आया है। विश्व एड्स दिवस, आज विश्व एड्स दिवस ही है। 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में आज आर्टिकल भी लिखे गए हैं। तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और ये 1988 से ऐसा किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। लाल फीता एड्स के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह है। आप देखे होंगे लाल फीता ऐसे बना रहता है और उस लाल फीता को एड्स के जागरूकता के लिए एक चिन्ह के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो ये आप दिमाग में रखेंगे। अगली बात क्या है कि संस्थान और कानून कुछ क्या है भारत में। तो भारत में राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान पुणे में स्थित है, ये इस पे काम करता है। भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको अक्सर सुने होंगे आप, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। तो ये भी एड्स को लेकर काम करता है। एड्स के प्रसार को रोकने के लिए यौन कर्मी एवं व्यवहार में संलग्न लोगों हेतु पीटा प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 बनाया गया है। हालांकि उस समय इतना इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन इसमें संशोधन किया गया है कई बार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चौथा चरण एवं एड्स मुक्त भारत अभियान भी चलाया जा रहा है भारत में। रेड रिबन एक्सप्रेस कार्यक्रम भी भारत में चलाया जा रहा है। पूछ लेगा कि रेड रिबन एक्सप्रेस कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो वैसे तो रेड रिबन आपको समझ में आ गया कि एड्स के अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह को दर्शाता है, तब भी आप दिमाग लगा लेंगे। राष्ट्रीय रणनीतिक योजना एक चली है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है ये। इसका उद्देश्य 2030 तक HIV एड्स को खत्म करना है। जो कंटेक्स्ट था ही न्यूज़ का, 2016 में इसको अपनाया गया था, इस लक्ष्य को अपनाया गया था। एक प्रोजेक्ट सूर्योदय चला है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ म्यांमार से ज़्यादा नशीली चीज़ों का क्या होता है, अवैध व्यापार होता है। तो वहाँ पे नशे के प्रयोग से या नशीले इंजेक्शन लेने के कारण किसी को एड्स न हो, इसके लिए प्रोजेक्ट सूर्योदय चला है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से उत्तर पूर्व भारत में नशीली दवाओं के आदी लोगों को, अभ्यस्त लोगों के बीच एड्स के फैलने को रोकना है। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं भारत में, इनको आप दिमाग में रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात दिमाग में रखिएगा, 90-90-90 रणनीति और जो आर्टिकल आया है उसमें इस संस्थान का जिक्र भी है। ये क्या है, तो यह HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UN एड्स, इस संस्थान का जिक्र भी है। चाहे आप दैनिक जागरण वाला एडिटोरियल पढ़ें, चाहे ये द हिंदू वाला पढ़ें, नहीं पढ़े तब भी मैं सारी बातें आपको बता दिया हूँ, इससे आपका काम चल जाएगा। UN एड्स और इसके भागीदार देशों द्वारा वर्ष 2014 में शुरू की गई एक रणनीति है जिसमें निम्नलिखित लक्ष्य शामिल है। पूछ लेगा 90-90-90 का संबंध किससे है। क्या लक्ष्य है इसके कि जितने लोगों को HIV है उसमें से 90% लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनको HIV है, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। दूसरा लक्ष्य क्या है कि जो जितने लोगों को पता चल गया है कि हाँ वो HIV से पीड़ित हैं, उनमें से 90% लोगों को लगातार एंटीवायरल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। और फिर जितने लोगों को एंटीवायरल थेरेपी या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनमें से 90% लोगों के वायरस का दमन होना चाहिए, वायरल लोड कम होना चाहिए। तो ये 3 लक्ष्य रखे गए हैं। 90-90-90 रणनीति, तीनों में 90-90-90 है। टोटल के 90% को पता होना चाहिए कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उनको एड्स है जितने भी लोग हैं। 10% लोगों को नहीं पता है, चलेगा 90-90। और जितने लोगों को पता है उनको, उनमें से 90% को एंटीवायरल थेरेपी दी जानी चाहिए। और जितने लोगों को दिया जा रहा है उसके 90% व्यक्तियों को क्या होना चाहिए, वायरल लोड कम होना चाहिए। तो ये एक रणनीति है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न है। ये सब डायग्राम है जिसको आप देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। लिम्फ में सूजन हो जाता है, रेसेस होता है, मसल एक होगा, सोर थ्रोट होगा, फीवर होगा, नाइट स्वीट होगी, रात को पसीना आएगा, मुंह में अल्सर बनेंगे, ठंडी लगेगी, फैटिग होगा। तो ये सब इसके लक्षण हैं। इतनी चीज़ें नहीं पूछने वाला है, बाकी ये सब कुछ चीज़ें दिया हुआ है कि ग्लोबल HIV एपिडेमिक 2012 जो है इसमें कहाँ क्या रहा है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। अब इस पे अभ्यास प्रश्न है,
इसको आप करने का प्रयास करिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले न्यूज पर, जो इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 11 पर है और इसका हेडिंग है ट्रस्ट एंड द मशीन। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, आपको पता है कि जैसे ही चुनाव होता है तो खासकर विपक्षी राज्य जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो ये प्रश्न उठाने लगती हैं कि ईवीएम गलत है, फिर से बैलेट पेपर पर आया जाए। तो इस कंटेक्स्ट में ईवीएम न्यूज में है, थोड़ा सा ईवीएम के बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में चुनाव हुआ है और इसी कंटेक्स्ट में ये बात आई है। तो देखिए, पहले इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा गया है, इसके पहल से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ईवीएम पे ध्यान रखना है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम सबसे पहले क्या है, में देखिए, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग चुनावों में वोटों को रिकॉर्ड करने और गिनने के लिए किया जाता है, दोनों के लिए काम आती है। एक ईवीएम में दो इकाई होती हैं, नियंत्रण इकाई और मतदान इकाई, जिसको बैलेटिंग यूनिट बोलते हैं। ये इकाइयां एक केबल द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। आगे शायद मैं तस्वीर भी लगाया होगा, देखिए, दो यूनिट होते हैं, इसको तो वीवीपैट बोलते हैं। जब यहाँ पे आप बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जिसको आप दिए हैं उसी का यहाँ पे एक पर्ची मिल जाएगी और आपको दिख जाएगा कि हाँ, हमने जिसको वोट दिया है उसी व्यक्ति को वोट मिला है, और फिर ये पर्ची इसी बक्से में गिर जाती है। तो ये बैलेटिंग यूनिट है जहाँ पे आप वोट डालते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए कि ये दोनों इकाइयां आपस में जुड़ी होती हैं केबल द्वारा। ईवीएम की नियंत्रण इकाई पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रहती है। एक केबल से जो जुड़ी हुई है ईवीएम की नियंत्रण इकाई, वो पीठासीन अधिकारी जो होता है उसके पास या मतदान अधिकारी के पास होता है, ताकि वह मतदाता की पहचान को सत्यापित कर सके कि लीगल वैध मतदाता है या नहीं है। और दूसरा, मतदाताओं को वोट डालने के लिए बैलेटिंग यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट के भीतर रखा जाता है। जहां पर आप देखते हैं कि छोटा एक जगह बनाया जाता है जहां पे बैलेटिंग यूनिट लगी रहती है, वहां पे रखा जाएगा, जिससे कि गोपनीय तरीके से जाके व्यक्ति आसानी से अपना वोट डाल सके। इसका उपयोग उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां बिजली नहीं है, क्योंकि हैदराबाद की एक कंपनी है जो 6 वोल्ट की बैटरी बनाती है, उसी बैटरी के माध्यम से चलता है, तो बिजली के लिए कोई इसकी आवश्यकता है नहीं। ईवीएम कंप्यूटर नियंत्रित नहीं है, मतलब इंटरनेट से नियंत्रित नहीं होगा। ये स्टैंड अलोन अकेला एक मशीन है और किसी भी समय इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क से जुड़ी हुई नहीं होती है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इसको हैकिंग करना संभव नहीं है। हालांकि प्रश्न कई बार उठते रहे हैं, विदेशी संस्थाओं द्वारा भी और इंडिया में भी कई बार लोग बोलते रहे हैं कि इसको हैक किया जा सकता है, वो एक अलग डिबेट का मुद्दा है, देखेंगे कभी। इसलिए रिमोट डिवाइस द्वारा, मतलब दूर जो डिवाइस है इसी को मैनिपुलेट कर लो अलग बात है, बट रिमोट डिवाइस द्वारा हैकिंग की कोई भी संभावना इसमें नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इसी से जुड़ा एक और बात आपको दिमाग में रख लेना है, क्या, ये वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट ये वाला पॉइंट देखेंगे, पहले ये समझिए। वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उन्हें वोट उनके इच्छित उद्देश्य के अनुसार डाले गए हैं कि नहीं। उनके वोट उनके इच्छित उद्देश्य के अनुसार, अगर वो जिस पार्टी को देना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को देना चाहते हैं, उसी को गया है कि नहीं गया है, ये पता करता, इससे पता चल जाता है। और वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है वीवीपैट। पहले ये नहीं लगी होती थी, ये 2014 में आंशिक रूप से लगी और उसके बाद अब तो लगी रहती है वीवीपैट। तो ध्यान रखिएगा, पहले ये वीवीपैट नहीं हुआ करती थी। भारत सरकार ने 14 अगस्त 2013 को संशोधित चुनाव संचालन नियम, क्योंकि कोई भी चीज प्रयोग करना है तो उसके लिए कानून में संशोधन करना पड़ेगा या कानून बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, चुनाव संचालन नियम 1961 को अधिसूचित किया, जिससे आयोग ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट का भी उपयोग करने में सक्षम हो गया। अगर ये कानून में परिवर्तन नहीं होता, कानून नहीं बनाया जाता, तो वीवीपैट का प्रयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कुछ भी करेंगे हम तो कानून बना के ही करेंगे। यही बात यहाँ आपको समझ में आएगी कि ईवीएम को लाने का प्रयास कब से किया जा रहा है, 1977 से किया जा रहा है।
में किया भी गया कुछ एक बार। जनरल असेंबली 1982 के आसपास केरल में किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया, क्योंकि उस समय तक ऐसा कोई कानून ही नहीं था कि आप ईवीएम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आप जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके साइट पर जाके पढ़ भी सकते हैं, मैं क्रोनोलॉजी को यहाँ पे शामिल नहीं किया। बस ये समझ लीजिए कि कानूनी प्रावधान इसके लिए बनाया गया। और वो कानूनी प्रावधान क्या है, तो 1989 में संसद ने चुनावों में ईवीएम के उपयोग के लिए प्रावधान बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसको आरपीए एक्ट बोलते हैं लोग, तो आरपीए एक्ट 1951 में संशोधन किया। और इस संशोधन के करने के बाद ही ईवीएम का प्रयोग करना सुनिश्चित हुआ। अदरवाइज ईवीएम का प्रयोग अगर हम करते तो वो असंवैधानिक माना जाता। और इसलिए जो केरल में किया गया था पहली बार जनरल असेंबली में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना था और उसको खारिज कर दिया था। निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ ईवीएम के नाम से। अब इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या इसमें बातें हुई हैं। और उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न है जिसको आप हल करके देखिएगा, जो हम पढ़े हैं उससे बना सकते हैं इस प्रश्न को। अब बात करते हैं आज के तीसरे खबर की, जो द हिंदू के पेज नंबर 18 से लिया गया है और दैनिक जागरण के पेज नंबर 10 से लिया गया है। मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि जो खबरें होती हैं वो थोड़ा कम या ज़्यादा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आती हैं। हम दोनों को ही पढ़ के यहाँ पे बताने का आपको प्रयास करते हैं, इसलिए दोनों को लगा लेते हैं, कई बार एक ही न्यूज लगाते हैं। तो यहाँ दैनिक जागरण के पेज नंबर 10 पे है और द हिंदू के पेज 18 पे है। क्या बोल रहा है कि राजकोषीय घाटा अक्टूबर में पूरे साल के लक्ष्य का 45% रहा। अब पूरे साल के बोल रहा है ये, कई बार इसको केवल हेडिंग पढ़ के हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या कहना चाहता है, जिसको अभी आगे हम समझेंगे। तो ये बातें इसमें की गई हैं, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट इतना क्लियर तो ये आपको दिखाई देगा नहीं। मैं इसका क्रक्स आपको अभी आगे दे दूंगा। पाठ्यक्रम में कहाँ आएगा ये, तो जीएस 3 में आएगा। कहाँ आएगा, किस बिंदु, सरकारी बजटिंग में आएगा। विगत वर्ष में ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया है तो विगत वर्ष में एफआरबीएम अधिनियम से प्रश्न पूछा गया है। देखिए, वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम से प्रश्न पूछा गया है कि इसको प्रारंभ करने के क्या कारण थे, उसके प्रमुख प्रावधानों और उनकी प्रभाविता का समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। 200 शब्द में उत्तर देना था, 10 अंकों का ये प्रश्न था। तो ये ऐसे प्रश्न आए हैं और भविष्य में भी आ सकते हैं। पहले मैं आपको खबर का सारांश बता दूं, क्योंकि आपको लगेगा कि इंग्लिश का न्यूज है तो फिर कैसे ये हमें समझ में आएगा। तो मैं खबर का सारांश पहले आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए क्या हुआ है, और फिर कुछ महत्वपूर्ण पदों को भी मैं समझा दूंगा आपको जो इसमें प्रयोग में लाए जाएंगे। तो क्या हो रहा है, देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटे का 45% घाटा अक्टूबर 2023 तक हो चुका है। देखिए, सरकार क्या करती है, अपने बजट में अनुमान लगाती है, अपने बजट में अनुमान लगाती है कि इस वित्तीय वर्ष में, जो भी वित्तीय वर्ष रहे, उस वित्तीय वर्ष में हमारा राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, हमारा राजकोषीय घाटा कितना रहेगा। और जितना राजकोषीय घाटा सरकार ने तय किया था, उस घाटे का टोटल का 45% घाटा प्रथम छमाही में ही हो गया है। अप्रैल से अब तक अप्रैल से अक्टूबर तक जोड़िए तो प्रथम छमाही में ही इतना घाटा हो चुका है। अब थोड़ी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल अनुमानित राजकोषीय घाटा 17.86 लाख करोड़ या कुल जीडीपी का 5.9% है। तो अभी मैंने यहाँ बोला क्या कि कुल अनुमानित राजकोषीय घाटे का 45% तो अक्टूबर तक हो चुका है। तो प्रश्न तो ये उठेगा ना कि आखिर में कितना अनुमानित था, तो उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा कि सरकार ने अनुमान लगाया था कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 17.84 लाख करोड़ रुपए
का हमारा राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा होगा, या इसी को बोल सकते हैं कि जीडीपी का, कुल जीडीपी का 5.9% हमारा राजकोषीय घाटा होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया था। उस अनुमान में से 45% घाटा अक्टूबर तक हो चुका है, यह ध्यान रखना है। वर्ष 2023-24 के लिए कुल अनुमानित राजस्व का 58.6% या 15.9 लाख करोड़ प्राप्त हो चुका है। अब सरकार ये भी अनुमान लगाती है कि हमें इस वित्तीय वर्ष में कितना पैसा आएगा, कितना हम कमाएंगे। ये तो खर्चा हो गया ना, ये कितना कमाएंगे, तो उन्होंने बोला है कि हम इतना परसेंट, अनुमानित राजस्व का इतना परसेंट, मतलब जितना भी कमाने का उन्होंने घोषणा किया है उसका 58.6%, या इसी को बोल सकते हैं कि 15.9 लाख करोड़ रुपए क्या कर लिया है, अभी तक उसको प्राप्त हो गया है सरकार को। अगली बात क्या है कि इस बताया किसने है ये, तो ये महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के प्रथम छमाही अप्रैल से अक्टूबर माह तक राजकोषीय घाटा 8.03 लाख करोड़ या कुल अनुमानित राजकोषीय घाटे का 45% हो चुका है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में, जो पिछला वित्त वर्ष था उसके प्रथम छमाही में ये कितना था, 45.6% था। तो कहानी सिंपल सी है कि ये महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी किया गया एक रिपोर्ट है, और जिसमें बताया गया है कि प्रथम छमाही में हमारा राजकोषीय घाटा 8.03 लाख करोड़, ये तो एब्सोल्यूट नंबर में है, और टोटल जितना हमने अनुमान लगाया था कि घाटा होगा उसका 45% घाटा हो चुका है। इसी अवधि में पहले कितना था, 45.6%, बट इस बार 45% है। एक बात और दिमाग में रखनी है कि वर्ष 2023-24 के लिए कुल अनुमानित व्यय का 3.64 लाख करोड़ या 53% व्यय किया जा चुका है। सरकार जितना व्यय करने का लक्ष्य रखती है कुल अनुमानित व्यय का, उसमें से 3.64 लाख करोड़ रुपया, या जितना अनुमानित करने का अगर 100% जो भी उसने किया होगा उसका 53% व्यय कर चुकी है। और यही ये सब न्यूज में लिखा है। इस न्यूज में चाहे आप इंग्लिश वाला न्यूज पढ़ेंगे चाहे ये हिंदी वाला न्यूज पढ़ेंगे, यही सारी बातें लिखी हुई हैं। तो मैंने न्यूज को समराइज कर दिया, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब न्यूज का जब समराइज हमने कर लिया तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देख लेते हैं, क्योंकि इन शब्दावलियों के साथ ही आगे हम पढ़ पाएंगे। ये शब्दावलियां आपको आइडिया नहीं है तो फिर दिक्कत देंगी, तो हम एकदम संक्षिप्त तरीके से इन शब्दावलियों को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले है राजकोषीय घाटा। आपको पता है कि बजट जो होता है, बजट जब भी जारी किया जाता है तो इसमें 3 चीज़ें तो पहले होती हैं, दिमाग में रखिए। जैसे मान लीजिए अभी जो 2023-24 का बजट आया होगा, तो इसमें एक चीज़ तो क्या होगी, इससे पहले वाले जो 2000, क्योंकि ये बजट जब आ रहा है फरवरी में, जब ये बजट लाया जा रहा है तब अभी अप्रैल तो आया नहीं है, क्योंकि हमारा वित्तीय वर्ष कब से होता है, अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष चलता है। तो अभी अप्रैल तो आया ही नहीं है ना। जब अप्रैल नहीं आया है तो वित्तीय वर्ष अप्रैल से 31 मार्च तक ये चलेगा, आपको पता है। तो अभी फरवरी में ही ये ला दिया गया, मतलब कि 2000 जो 22-23 है इसका अभी क्या किया जाएगा, संशोधित आंकड़ा लाया जाएगा, क्योंकि अभी चल रहा है। संशोधित आंकड़ा इसका आता है, और इसका क्या आता है, तो इसका अनुमानित आंकड़ा, यहाँ सब कुछ अनुमान लगाया जाएगा, अनुमानित आंकड़ा इसका जारी किया जाता है। ऐसे ही इसका भी अनुमानित आंकड़ा जारी किया गया होगा, लेकिन अब काफ़ी समय बीत गया है तो अब उसको संशोधित करेंगे कि भाई हमने जो पहले तय किया था उसमें इतनी कमी हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई, ये बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो इसके पिछले वाला जो समय था 2021-22 जो चल रहा था, इसका वास्तविक आंकड़ा मिल जाता है, क्योंकि ये बीत गया है तो इसका पूरा एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा मिल जाता है, वास्तविक आंकड़ा मिल जाता है। तो ये तो बजट की बात हुई कि जब भी बजट पेश होता है तो उसमें 3 ये चीज़ें जरूर रहती हैं कि जो एकदम लेटेस्ट वित्तीय वर्ष है उसका अनुमान लगाया जाएगा,
उसके पिछले वाले में कुछ संशोधन किया जाएगा कि क्या कम रहा क्या ज़्यादा रहा, और उसके पिछले वाले का क्या रहेगा, वास्तविक मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखना है कि आपको बजट में कई प्रकार के घाटा होते हैं। जो हमारा बजट होता है उसमें कई प्रकार के घाटे होते हैं। तो बजट घाटा ही होता है, बजट घाटा जो अक्सर शून्य होता है। मैं इस चीज को कवर करने आज नहीं जा रहा हूं। सरकार की कुल प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां, और सरकार का कुल व्यय, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, इनके अंतर को हम बजट घाटा बोलते हैं। और ये सामान्यतः हमेशा सरकारें शून्य कर देती हैं। दूसरा होता है क्या, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा आप बस इतना दिमाग में रख लीजिए कि कुल व्यय, यहाँ क्या रहेगा, कुल व्यय, और इस व्यय में क्या रहेगा, पूंजीगत भी रहेगा। पूंजीगत आपको पता है कि जिससे संपत्ति का निर्माण हो रहा है, और दूसरा राजस्व जिससे संपत्ति का निर्माण नहीं बल्कि खर्च हो गया तो हो गया। ये दोनों रहेगा, माइनस कुल आय रहेगी, कुल व्यय, और दूसरा क्या रहेगा, कुल आय। कुल आय भी ऐसे ही होता है, पूंजीगत आय और राजस्व आय। तो इनके अंतर को हम करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आय में ऋण है इसको निकाल देंगे। आय में जो ऋण है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसको हटाने के बाद घटाएंगे तो इसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ऋण, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ऋण, यहाँ पे कितना सरकार ऋण लेके ये काम कर रही है। ऐसे ही आप देखेंगे राजस्व घाटा होता है। तो राजस्व घाटा क्या हो जाएगा, नाम से ही क्लियर है कि जो राजस्व प्राप्तियां हो रही हैं, जो राजस्व टाइप की प्राप्तियां हो रही हैं। अब राजस्व प्राप्तियां क्या हैं, आप अपने स्टैटिक नोट से पढ़िएगा। राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय, राजस्व व्यय ऐसे माइनस में आएगा। आप चाहें तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। ऐसे ही आप देखेंगे कि मौद्रीकृत घाटा एक होता है, एक प्राथमिक घाटा होता है, एक प्रभावी राजस्व घाटा होता है कि राजस्व घाटा हमने कहीं दिया सरकारों को, कहीं कुछ हमने पैसा दे दिया अनुदान में, लेकिन उससे वो संपत्ति का निर्माण कर ली। तो एक अलग टॉपिक है, थोड़ा आप रिवाइज कर लीजिएगा। मैं जो टर्म यहाँ यूज किए गए हैं उनको समझा रहा हूँ। राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व उधार को छोड़कर, अभी बताया कि जो ऋण ले रही है उसको छोड़कर के बीच का अंतर है। सरकार दो तरीके से ऋण लेती है, या तो देश के अंदर से ऋण लेगी या तो विदेशों से ऋण लेगी, वित्तीय संस्थाओं से या अन्य देशों से। जब देश के अंदर ही ज्यादा ऋण लेती है तो हम उसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो गया है, सुने होंगे आप। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होना सही बात नहीं है, उससे अन्य जो उद्योग हैं उनको ऋण नहीं मिल पाता है। तो राजकोषीय घाटा क्या है, कुल व्यय माइनस कुल राजस्व उधार को छोड़कर। राजस्व घाटा भी समझा दिया कि राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है। मतलब कि राजस्व व्यय ज्यादा हो रहा है और राजस्व प्राप्तियां कम हो रही हैं। राजस्व प्राप्तियां कम हो रही हैं लेकिन राजस्व व्यय ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात क्या होता है। तो सीधी सी बात है कि आपको अगर ये पता है कि हमारा राजकोषीय घाटा कितना हुआ है, तो राजकोषीय घाटा को ऊपर लिख लीजिए। राजकोषीय घाटा ऊपर हो गया और नीचे लिख लीजिए कुल जीडीपी, देश की कुल जीडीपी, और उसके बाद 100 से गुणा कर लीजिए तो प्रतिशत में निकल जाएगा क्या, यहाँ पर राजस्व घाटा और जीडीपी का अनुपात, मतलब जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना राजस्व घाटा हुआ है। यही लिखा है, किसी सरकार के संपूर्ण व्यय और उसके सकल घरेलू उत्पाद के बीच के अंतर को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है क्या, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद अनुपात। अगला है ऋण जीडीपी अनुपात। यह भी सिंपल बात है कि जितना सरकार ने ऋण लिया है, सरकार ने जो भी ऋण लिया है उस ऋण को, चाहे वो आंतरिक ऋण हो देश के अंदर से, चाहे बाहर विदेशों से लिया गया हो, और अपॉन में जीडीपी देश की रख दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, ऋण टू जीडीपी रेशियो है। ऋण का जीडीपी अनुपात के साथ, जीडीपी के साथ अनुपात है। देखिए, किसी देश के कुल कर्ज के सापेक्ष उसके सकल घरेलू ऋण जीडीपी अनुपात कहलाता है। उत्पाद, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुल कर्ज बटा में जीडीपी इंटू 100, वो मैंने आपको समझा दिया। बजट अनुमान क्या होता है, अभी मैं समझा दिया कि बजट अनुमान मतलब उस वित्तीय वर्ष में हमने अनुमान लगाया कि इतना पैसा राजस्व में आएगा, इतना पूंजीगत में आएगा, इतना हम राजस्व में व्यय करेंगे, इतना हम पूंजीगत में व्यय करेंगे। जो हम सोच रहे हैं, जो अभी अनुमान कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, अनुमानित एस्टिमेट।
बजट एस्टीमेट सरकार द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए किए गए खर्चों और प्राप्तियों का अनुमानित विवरण है। यह सरकार द्वारा की गई आय और व्यय की वास्तविक राशि से अलग हो सकता है। इसलिए कि जब एकदम वित्तीय वर्ष बीत जाएगा तब उसका वास्तविक आता है। जो मैं पीछे आपको बताया कि वास्तविक कब आएगा, 3 साल बाद आ रहा है। देखिए वास्तविक कब आ रहा है, 1 मिनट, अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया कि वास्तविक कब आ रहा है। इसके लिए वास्तविक कब आया था, 2021-22 का आया था, सबसे बाद में आता है। उसके पहले वाले के लिए संशोधित होता है कि कितना कम ज़्यादा हुआ है। अब हम बात करें थोड़ा आगे, बजट अनुमान आप समझ गए होंगे। एस्केप क्लॉज क्या होता है, तो एस्केप क्लॉज एफआरबीएम में है लेकिन कई जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे डब्ल्यूटीओ में एक पीस क्लॉज है, वो भी एस्केप क्लॉज जैसा ही है। मतलब कुछ नियमों को पालन करने से छूट दे दिया जाए कुछ शर्तों के साथ, तो उसको हम बोलते हैं एस्केप क्लॉज। कोई नियम पालन करना है आपको, लेकिन उस नियमों को पालन करने के नहीं पालन करें आप कुछ शर्तों के साथ, तो उसको एस्केप क्लॉज मिल गया है, छूट के लिए आपको प्रावधान मिल गया है। तो क्या है एस्केप क्लॉज, यह किसी अनुबंध में एक प्रावधान होता है। अनुबंध रहे, एफआरबीएम है तो एफआरबीएम, डब्ल्यूटीओ वाला है तो डब्ल्यूटीओ, आप देखेंगे पीस क्लॉज वहां पे हुआ है, जो किसी पार्टी को कुछ शर्तों के साथ अनुबंध के कुछ या सभी दायित्वों से मुक्त करने की अनुमति देता है। वो क्या शर्त है वो समय समय पर लगाया जाएगा। एफआरबीएम में क्या शर्त है हम देखेंगे, एनके सिंह समिति ने इसको बताया भी है। अब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी, आपने समझ लिया। टर्मिनोलॉजी का एक आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, समझ तो गए ही हैं आप। अब बात करते हैं हम राजकोषीय घाटे का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले क्या है कि ऋण ज्यादा जब आप लोगे तो आर्थिक विकास में बाधा आएगी। राजकोषीय घाटे के बढ़ने पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होंगी क्या करेंगी, क्रेडिट रेटिंग को, देश की रेटिंग गिरा देंगी, और जब रेटिंग गिराएंगी तो विदेशी निवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो एफडीआई एफपीआई बाहर से आना कम हो जाएगा, लोगों का भरोसा कम हो जाएगा, अर्थव्यवस्था विदेशी निवेशकों को आकर्षित नहीं कर पाएगी। इसी बात को घुमा के यह लिख दिया गया है, जो सीधे तौर पर आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। मुद्रास्फीति होगी। मुद्रास्फीति क्यों होगी, तो भारत में तो ये चीज नहीं किया जा रहा है, पैसा छाप कर बजट घाटे को पूरा करना, लेकिन कई देशों में ऐसा किया जा रहा है। कुछ समय पहले जिम्बाब्वे भी ऐसा किया है। तो जब भी ऐसा सरकार करने की कोशिश करती है, सरकार अपने कर्ज को चुकाने के लिए अक्सर नया पैसा छापती है, और नया पैसा छापेगी तो उससे क्या हो जाएगा, मुद्रा का प्रसार बढ़ेगा, वस्तुओं और सेवाओं का तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं, तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। इससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, जिसका अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति गरीबों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, आपको पता है, क्योंकि गरीब एक तो कम कमाते हैं और फिर मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी तो वो खर्च नहीं कर पाते हैं उस लेवल पर, या उनकी क्रय शक्ति उतनी नहीं बन पाती है, तो गरीबों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है। ऋण चूक का जोखिम, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपका बिगड़ेगा। यदि ऋण चूक जोखिम क्या है, यदि सरकार का कर्ज बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वह अपने ऋणों का भुगतान करने में काफ़ी कठिनाई महसूस करती है। इससे देश को ऋण चूक का सामना करना पड़ सकता है, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ है। श्रीलंका चाइना से ऋण ले ली लेकिन उसको चूक कर गई, नहीं दी, तो उसने क्या कर लिया, श्रीलंका के एक पोर्ट को लीज पर ले लिया 99 ईयर के लिए। तो ये एक समस्या हो जाती है जो अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित होता है। उसके बाद क्या है, ब्याज का बोझ। आपको पता है कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं देती है तो कहाँ देती है, पुराने ऋणों के ब्याज पर। तो इससे तो और भी ब्याज बढ़ेगा ना, ब्याज का बोझ और बढ़ जाएगा। सरकार को अपने कर्ज पर ब्याज देना होता है, और जैसे जैसे उसका कर्ज बढ़ता है ब्याज का बोझ भी बढ़ता है। यह सरकार के अन्य खर्चों के लिए उपलब्ध राशि को कम कर देता है। अब जब ब्याज के लिए ही पैसा आप ज़्यादा दोगे तो फिर आप विकास के लिए क्या खर्च कर पाओगे, आप स्वास्थ्य के लिए क्या खर्च करोगे, आप बुनियादी ढांचा बनाने के लिए क्या खर्च करोगे, आप स्कूलों के लिए क्या खर्च करोगे, इन चीज़ों पे खर्च नहीं कर पाओगे। आपको केवल क्या करना रहेगा, ब्याज ही देते रह जाओगे। तो ये सारी समस्याएं हैं, और भी हैं, ये मुख्य हैं, इनको आप दिमाग में रखिएगा। राजकोषीय घाटे का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए ट्रेंड्स ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट ट्रेंड क्या है, तो डेफिसिट ट्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से घटा है या बढ़ा है हमारा राजकोषीय घाटा। यहाँ पे सारे घाटे दिए हैं, फिस्कल रेवेन्यू मतलब राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा,
लेकिन हम केवल यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट की बात करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे। इन्हीं दोनों को मैं समझाया हूँ आपको, फिर किसी दिन आएगा तो इनकी भी बात करेंगे। तो फिजिकल डेफिसिट देखिए कैसे बना है, इस डायग्राम से चल रहा है तो ये फिजिकल डेफिसिट है 4.5, फिर थोड़ा कम हुआ कम हुआ कम हुआ। जैसे कोविड आया देखिए कहाँ पहुंच गया, कोविड के बाद फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी 5.9 पे जा रहा है। जबकि हम FRBM एक्ट देखेंगे वहां पे 3% बात कही गई थी कि 3% तक कर देना है। 3% कहाँ होगा देखिए, अभी तक कभी भी 3% नहीं हुआ है फिजिकल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे, देखिए ये भी 3.2 थोड़ा कम होता जा रहा था होता जा रहा था। फिजूल के जो खर्चे हैं, जैसे पेमेंट दिया जा रहा है, पेंशन दिया जा रहा है, फ्री बीज दिया जा रहा है, तो ये सब क्या है, राजस्व घाटे हैं जिनसे कुछ बन नहीं पा रहा, जिनसे कुछ मिलना नहीं है वोट के अलावा। तो ये देखिए ये भी क्या हो गया, कोविड के बाद खूब बढ़ गया, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी 2.9 है। तो इस तरीके से ये ट्रेंड है, इनका भी एक बार आप पिक्चर ले लीजिए, समझ लीजिएगा आराम से देख के। अब हम बात करते हैं कि ये फिजिकल डेफिसिट को जब हमने इतना समझ लिया, तो क्या फिजिकल डेफिसिट इतना अगर नुकसानदेह है तो भारत सरकार को ये लगा कि इसको नियंत्रण में रखने के लिए कोई एक कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपने मन से तो सरकारें ये काम करेंगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक कानून बनाया, और उस कानून का नाम क्या है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। आप यहाँ एवं भी लगा सकते हैं, वैसे यही लिखा रहता है। तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। थोड़ा समझ लेते हैं कि किस समिति के सिफारिश पर आया, क्यों आया है तो आप समझ गए हैं, क्योंकि राजकोषीय घाटा अपने आप में काफी बुरी चीज है एक लिमिट के बाद जाए तो। और भारत सरकार में आपको पता है कि 1990 के आसपास भारत जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी क्राइसिस आ गया था, प्लस फ्री बीज और ऐसी चीजें बहुत कुछ चलती हैं भारत में, और इसलिए ये लाया गया। तो क्यों लाया गया, राजकोषीय समेकन तथा सरकार के राजस्व प्रबंधन को समुन्नत काफी बेहतर करने के लिए के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2000 में EAS शर्मा, यही नाम है। आपको अचानक लगेगा कि ये EAS शर्मा क्या है, तो इसी नाम ये अध्यक्ष थे, ES शर्मा की अध्यक्षता में, और शर्मा में SA ही आएगा, SH नहीं आएगा, गलती ना करें आप, ठीक है। SA है यहाँ पर, हमने भी SH लिखा था लेकिन बाद में पता चला कि नहीं है, तो SA है। शर्मा की अध्यक्षता में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधि निर्माण समिति, अभी ये नाम नहीं आया है, ये समिति, तथा वर्ष 2001 में एक और समिति बनी, राजकोषीय पारदर्शिता पर गठित अहलूवालिया समिति, ये दोनों बनी। इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट ने ही इस अधिनियम का आधार बनाया। मतलब इन दोनों समितियों के रिपोर्ट ने ये आधार बनाया कि भारत में ये कानून FRBM कानून लाया जाएगा, तथा FRBM बिल वर्ष 2000 में संसद के समक्ष पेश किया गया, तथा कुछ सुधार के साथ 26 अगस्त 2003 को FRBM अधिनियम पारित हो गया। तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि इसको लाने का प्रयास पहले से किया गया, और खासकर 2000 में एक समिति बनी, उसी समय एक अहलूवालिया समिति बनी, उसके बाद 2000 में ही बिल ला दिया गया कि बनाया जाएगा इस कानून को। लेकिन अंततः संसद, आपका पता है हमारा संसद, कई बार ऐसे अड़चनें आ जाती हैं, तो उन अड़चनों को दूर करते हुए 26 अगस्त 2003 को FRBM अधिनियम पारित हुआ। अब हम समझते हैं कि राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 जब बन गया तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। इन महत्वपूर्ण प्रावधानों को देख लेते हैं, स्टैटिक पोर्शन है बट ध्यान से देखें इसको। FRBM अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान, पहला, केंद्र सरकार राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटा को कम करने के लिए उचित कदम उठाए। उचित कदम कैसे, फ्रीबीज जो तो चल ही रहा है अभी, कुछ ऐसा करे कि वो राजस्व व्यय कम करे, तो और राजस्व घाटा को कम करने के लिए उचित कदम उठाए, जिससे राजस्व घाटा 31 मार्च 2008 तक समाप्त हो जाए। कितनी देख रहे हैं, 2008 तक राजस्व घाटा समाप्त ही हो जाए, लेकिन हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ है। अभी ट्रेंड हमने देखा, बल्कि कोविड के बाद तो और बढ़ा है। अधिनियम के अंतर्गत राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, आकस्मिक देयता, अचानक कुछ देना पड़ गया, आकस्मिक देयता, कुल देयताओं में कमी लाने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने के संबंध में नियम बनाए, तथा इन नियमों में निर्दिष्ट लक्ष्यों का तभी अतिक्रमण कर सकते हैं। मतलब जो लक्ष्य बना दिए कि इस साल सरकार करती है कि इस साल हम इतना अपना राजकोषीय घाटा रखेंगे, लेकिन
अगर कोई बहुत ही जैसे कोविड आ गया था, कुछ ऐसी समस्या हो जाए, तो उस समय सरकार क्या कर सकती है, सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अपवाद, कोई ऐसा अपवाद आ जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय संकट की स्थिति जैसे कोविड आया था, तो उस समय वो क्या कर सकती है, अपने लक्ष्यों का अतिक्रमण कर सकती है, जो लक्ष्य उसने बनाया है उस लक्ष्य को पार कर सकती है, ऐसा उन्होंने बोला था पहले ही। एस्केप क्लॉज जो सुन रहे हैं आप, वैसा ही कुछ है। केंद्र सरकार रिजर्व बैंक से उधार नहीं लेगी। पहले रिजर्व बैंक से उधार ले लेती थी, हालांकि अभी भी केंद्र सरकार रिजर्व बैंक से पैसा ली है, कुछ समय पहले आप ध्यान दिए होंगे। केंद्र सरकार केवल तभी उधार लेगी जब नकदी प्राप्ति की अपेक्षा नगद व्यय अस्थायी रूप से अधिक हो। मतलब कुछ शर्तें जरूर लगाया है कि ऐसी स्थिति में ले सकती है। अगली बात क्या है, 2006-07 से रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन में खरीदी नहीं करेगी। मतलब आरबीआई जब अपनी प्रतिभूति बेच रहा होगा तो उस समय सरकार ही उसको नहीं खरीदेगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला, केंद्र सरकार अपने राजकोषीय क्रियाशीलन में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने का उपाय करेगी। राजकोषीय जो क्रियान्वयन कर रहा है वो राजकोषीय घाटा को कम करने के प्रयास कर रही है, उसको पारदर्शी बनाना पड़ेगा, ऐसा इस एफआरबीएम में लिखा गया। केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद की दोनों सदनों में बजट के साथ निम्नलिखित 3 विवरण प्रस्तुत करेगी। ये हर साल होता भी है। एक तो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया भी था कुछ दिन पहले डीएनएस में, जाके देखिएगा। फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट हर साल भारत सरकार को लाना पड़ता है, खासकर कब, जब वो वित्तीय वर्ष में बजट पास करती है तब। बजट के संदर्भ में वित्त मंत्री प्राप्तियों तथा व्ययों की प्रवृत्ति की समीक्षा संसद में प्रत्येक 3 महीने के बाद प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक 3 महीने के बाद जो वित्त मंत्री है उनको क्या करना चाहिए, अपने प्राप्तियों और व्यय की जो भी प्रवृत्ति है, नेचर है, उसको समीक्षा उसका संसद में प्रत्येक 3 माह के बाद प्रस्तुत करेंगे, ऐसा भी प्रावधान उसमें किया गया है। बट कई चीज़ें हो रही हैं, कई चीज़ें नहीं भी हो रही हैं। अब बात करते हैं कि एनके सिंह समिति ऋण तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंधन अधिनियम पर एनके सिंह समिति बनी थी 2016 में, और इन्होंने कई सुझाव दिया था। हालांकि इसके बाद कोविड आया और कोविड के बाद सारी कहानी बिगड़ गई। तो 17 मई 2016 को एनके सिंह की अध्यक्षता में एफआरबीएम अधिनियम तथा संबंधित नियमों की समीक्षा करने तथा उसके स्थान पर एक वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, क्योंकि 3% तो हो ही नहीं पा रहा था जीडीपी का राजकोषीय घाटा। तो ये समिति बनी कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं आप हमें बताइए। क्या बताया ये, इन्होंने बताया कि एफआरबीएम अधिनियम 2003 तथा एफआरबीएम नियम 2004, ध्यान रखिएगा, एफआरबीएम अधिनियम बना, फिर उसके तहत नियम बनेंगे, तो उन नियमों को एफआरबीएम नियम बोलते हैं, 2004 को समाप्त कर दिया जाए। इन्होंने तो बोला कि इसको हटा ही दो। एक नया ऋण तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम लाया जाए उसके जगह पे, क्योंकि जब वो लागू ही नहीं हो पा रहा है सही से, तो उसको हटाया जाए, कुछ और लाया जाए सहमति से। राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात के स्थान पर ऋण जीडीपी अनुपात को प्रमुख बिंदु के रूप में स्वीकार करना। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात, और ये एफआरबीएम में था। उन्होंने बोला कि राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात को हटाओ, उसके जगह पे केवल ऋण जीडीपी अनुपात लेकर आओ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। राजकोषीय समेकन के लिए वित्तीय वर्ष 2023 तक 60% ऋण जीडीपी अनुपात को लक्षित दर के रूप में प्राप्त किया जाए। मतलब जो वित्तीय वर्ष 2023 है इसमें 60% ऋण जीडीपी, इन्होंने बोला कि राजकोषीय जीडीपी को हटाओ, ऋण जीडीपी लेकर आओ सॉरी, और ये क्या किया जाए, 60% ऋण जीडीपी किया जाए। 60% कैसे, तो केंद्र कर ले अपना 40% और राज्य कर ले 20%। तो ये बात किया गया था ऋण जीडीपी अनुपात का, ध्यान रखिएगा। राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात को हटाने का इन्होंने बात किया था। राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात तथा राजस्व घाटा जीडीपी अनुपात को इस प्रकार संयोजित किया जाए जिससे लक्षित ऋण जीडीपी अनुपात की प्राप्ति हो सके। मतलब ऋण जीडीपी अनुपात को कैसे, क्योंकि आपको पता है कि राजकोषीय घाटा में ऋण प्रमुखता से योगदान दे रहा है, तो हम राजकोषीय घाटा को और राजस्व घाटा दोनों को इस तरीके से समन्वित करें, इस तरीके से उसको समन्वित करने का प्रयास करें कि ऋण जीडीपी अनुपात की प्राप्ति हो सके।
ये वाला चीज़ 60% जो बताया गया ये हो सके। खैर 2023 तो बीत ही गया है, कहाँ हो पाया। आगे समिति ने एक एस्केप क्लॉज की भी व्यवस्था की। कोई भी कानून बनाया जाता है तो कुछ छूट बना ही दिया जाता है कि कभी अचानक कोई विपदा आ गई, आपदा आ गई तो फिर उससे निकलने का रास्ता रहे, नहीं तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि संसद का सत्र हमेशा नहीं चलता है और संसद के सभी लोग उस बात पे सहमत हों ये आवश्यक नहीं है, इसलिए ऐसा क्लॉज बनाया जाता है। समिति ने एक एस्केप क्लॉज की व्यवस्था दी थी जिसके अनुसार ऐसी परिस्थितियां जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा हो, युद्ध की स्थिति आ गई हो, उस समय तो पैसा देना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा डिफेंस वगैरह पर, और डिफेंस वाला भी राजस्व घाटा कहलाता है। उसके बाद राष्ट्रीय आपदा आ जाए, कृषि क्षेत्र में गिरावट की स्थिति आ जाए, देश में अप्रत्याशित संरचना सुधार की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को लगभग 0.5% तक और बढ़ा सकती है। मतलब जितना इस समिति ने, जैसे मान लीजिए 3% है तो 3.5% कर सकती है, जो फिस्कल पहले बताया गया था। अगर ये 60% है तो इसको 60.5% कर सकती है, ऐसा किया जा सकता है। ये एस्केप क्लॉज है। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि एक फिस्कल परिषद बनाई जाए, क्योंकि निर्णय लेने के लिए, जैसे आज हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए हमारी समिति बनी हुई है, वो समिति सुझाव देती है कि कितना हमारा मुद्रास्फीति होना चाहिए 4 + -2, वैसा ही एक परिषद बनाई जाए और एस्केप क्लॉज के अंतर्गत कार्रवाई के पूर्व जब भी एस्केप क्लॉज पर कार्रवाई किया जाए तो उसी समिति से राय लिया जाए कि ये सही है या नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये क्या है। अब अंत में हम लोग बात कर लेंगे कि राजकोषीय घाटे को कम करने के उपाय क्या हैं। तो व्यय में कमी किया जाए, अभी सब समझ ही गए हैं आप कि सरकार व्यय में कमी करे, राजस्व घाटे में कमी करे, अपने जो राजस्व व्यय कर रही है उसको कम करे, राजकोषीय प्रबंधन को बेहतर बनाए, अपने राजकोषीय प्रबंधन को, फिस्कल मैनेजमेंट को बेहतर बनाए। इनके लिए बेहतर बजटिंग और वित्तीय नियंत्रण की आवश्यकता होगी, तभी ये बन पाएगा। अनावश्यक राजस्व जो व्यय है वो ना करे चुनाव के चक्कर में। सरकार अपना राजस्व बढ़ाने के तरीके ढूंढे कि कैसे और ज़्यादा आय ला सकती है अपने यहाँ। मतलब सरकार कर चोरी को रोक दे, शुल्क और अन्य राजस्व स्रोतों से अपनी आय को बढ़ाए, राजकोषीय घाटे को कम करे। आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर भारत सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा दे जिससे और कंपनियां लगें, लोगों को और जॉब मिले, जिससे आईटीआर भरे, वो पैसा आए। तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से भी सरकार की राजस्व आय बढ़ेगी और व्यय कम करने में मदद मिलेगी। इसके लिए सरकार निवेश को बढ़ावा दे, निवेश खींचे, मोदी जी बोलते ही हैं। उसके अलावा मेक इन इंडिया चल रहा है, तो ऐसे करके जहां भी मोदी जी जाते हैं बोलते हैं कि हमारे यहाँ एफडीआई लाइए, पैसा लाइए कंपनियों को। बुनियादी ढांचे का विकास कर सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नीतियां बनाई सकती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे काम किए जा रहे हैं, ये किए जा सकते हैं। तो ये काम किए जा सकते हैं राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।